कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, छोटी उम्र में जब अधिकांश हम उम्र बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, इन्होंने पुस्तकों को अपना साथी बनाया। मात्र 10 वर्ष की आयु में प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अपनी प्रथम रचना कविता के रूप में प्रकाशन के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की, जो अब तक जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका आभा श्रीवास्तव जी की। अब तक 650 से अधिक रचनाएं, जिनमें बाल साहित्य सहित सामाजिक कहानियां, कविताएं तथा धारावाहिक सम्मिलित हैं, का देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हो चुका है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी एक खूबसूरत कहानी, काली बकसिया। अम्मा के उस पुराने घर का जब कोई भी दावेदार नहीं रहा, तो हार कर रागिनी को ही उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। पहले सोचा कि उस घर को किराए पर उठा दे, किंतु जिस घर में उसके बचपन की एक एक याद बसी थी, उस घर में कोई दूसरा परिवार आकर बस जाए, ऐसा सोचकर ही उसकी आंखें भर आती थीं। 7 महीने की भागदौड़ और मानसिक उथल पुथल के बाद अम्मा का घर ठीक ठाक हो गया। अपनी घर गृहस्थी उठाकर रागिनी अम्मा के घर में रहने आ गई। इन 7 महीनों में 2-2 जगह की भागदौड़ करते हुए वह हाफ उठी थी। कुछ दिन तो बड़ा ही अटपटा लगता रहा। पति और बच्चे भी पुराना माहौल छोड़कर नए घर में रहने की आदत डाल रहे थे, लेकिन सबसे अधिक तनाव रागिनी झेल रही थी। अम्मा की गृहस्थी की एक एक चीज जो उसके बचपन की यादों से जुड़ी थी, उसको दुख देती थी, टीस देती थी। रोज ही सामान सहेजते समेटते हुए कोई न कोई वस्तु उसके हाथों में पड़ जाती और आंखों से गंगा जमुनी धार बहने लगती। अचार की बरनियां, मसाले की शीशियां, अम्मा के कपड़े जिनको सूंघकर अभी भी अम्मा की महक आ जाती थी, हिसाब की डायरी, अलमारियां, हर जगह उनकी याद बसी थी। वह तो जीते जी रुपए, पैसे और गहनों का हिसाब कर गई थी, सो अब उनकी गृहस्थी में उनका बरता हुआ सामान ही शेष रह गया था। मोहवश रागिनी उसको हटाने का साहस ही नहीं कर पा रही थी। उसी उठा पटक के बीच रागिनी को एक पुरानी, बहुत ही पुरानी काली बकसिया मिली। शायद ब्याह से पहले भी रागिनी ने उसे नहीं देखा था। हुआ कुछ यूं कि आंगन पार वाले कमरे में एक छोटी अलमारी हमेशा ही बंद रहती थी। अम्मा ने ही कभी रागिनी को बताया था कि अपने ब्याह से पहले कांति बुआ इसी अलमारी में अपना सामान रखा करती थी। उन्हीं का कुछ सामान अब तक इसमें रखा हुआ है। जहां तक रागिनी को याद पड़ता है, ब्याह के बाद कांति बुआ एक आध बार ही मायके आई होंगी। तब ना तो वह अपना कुछ सामान ले गई और ना कभी किसी ने उस अलमारी को ही खोला। अब इतने बरस बाद कांति बुआ अपना सामान क्या ले जाएंगी? रागिनी ने सोचा, पता नहीं अलमारी का क्या होगा, मैं ही खाली करती हूँ, बच्चों का सामान ही रख दूंगी। सोचते हुए उसने अलमारी पर लगा मोटा ताला हथौड़ी मारकर तोड़ दिया। अधिक सामान नहीं था अलमारी में। कुछ साड़ियां, कुछ चूड़ीदार कुर्ते, कुछ पुराने से नकली पर सुंदर से कर्णफूल, हार, चूड़ियां, 2 जोड़ी चप्पलें, यही सब अटर शटर, और हाँ, एक बहुत छोटी काली नक्काशीदार लकड़ी की बकसिया। रागिनी ने कपड़ों की परतें खोलकर देखी, वे गल चुके थे। चप्पलें भी किसी काम की न थीं। गहनों के डिजाइन अवश्य सुंदर थे। उसने सोचा, चलो कभी सुनार को देकर इस डिजाइन के असली गहने बनवा लूंगी। लेकिन इस काली बकसिया में क्या होगा? रागिनी ने उसे खोलकर देखा। एक डायरी, रेशमी फीते से बंधे हुए कुछ पत्र, कुछ सूखे हुए फूल रखे थे उसमें। एकाएक कुछ सशंकित हो उठी रागिनी। अखबारी लिफाफे तक पर लिखा पढ़ लेने की आदत थी उसकी। फिर यहां तो आंखों के सामने ही डायरी और पत्र बिखरे थे, जो मानो उसे पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। रागिनी ने घड़ी देखी, दिन के 12 बज रहे थे। बच्चे 2:30 बजे तक आते थे। अभी पूरे 2.5 घंटे थे उसके पास। यह राज वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। क्या था उन पत्रों में, डायरी में? कांपते हाथों से उसने पहला पत्र खोला। किसी अकील का पत्र था कांति बुआ के नाम। दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र। रागिनी की सांसें तेज हो रही थीं। वे प्रेम पत्र थे। रागिनी जान रही थी किसी दूसरे के प्रेम पत्र पढ़ना पाप है, लेकिन क्या करती? जो पत्र दादी ने नहीं पढ़े, अम्मा ने नहीं पढ़े, उन्हें रागिनी पढ़ रही थी। कुछ खास नहीं था उन पत्रों में,
जो 19-20 बरस के लड़के लड़कियां सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही सब लिखा था। तुम भले ही किसी दूसरे की हो जाओ कांति, मैं तुम्हारी रुखसती तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस जन्म में ना सही, शायद हम अगले जन्म में मिल सकेंगे। इसके बाद रागिनी से पढ़ा नहीं गया। उसने उन पत्रों को वैसे ही रेशमी फीते से बांध दिया जैसे वे कभी खुले ही ना हो। आहिस्ता से डायरी खोली तो उसमें से एक सूखा मुरझाया गुलाब का फूल गिर पड़ा। अंदर के पन्नों पर अलग अलग तारीख के साथ अलग अलग दिनों का विवरण लिखा था। रागिनी ने तारीख और सन देखा। सन 1996 की कोई तारीख। उसी वर्ष बुआ ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। बीएससी पूरा नहीं हो पाया था उनका, ब्याह हो गया था। डायरी के बीच पोस्टकार्ड साइज की एक तस्वीर भी रखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अपनी कांति को प्यार सहित, अकिल। रागिनी बड़ी देर तक उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे डायरी में वैसे ही रख दिया। काली बकसिया बंद करके उसने अपनी अलमारी में कपड़ों के पीछे छिपा दी और घर गृहस्थी के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कितने बरस से यह अलमारी किसी ने नहीं खोली थी। कांति बुआ को मायके आए हुए भी कितना समय हुआ। ब्याह के बाद शायद घर के किसी सुख दुख में वे नहीं आई थीं। क्यों? इस क्यों का उत्तर रागिनी के पास नहीं था। उसके मन मस्तिष्क में अधड़ चल रहे थे। कौन था अकील? यौवन की बासंती उम्र बुआ पर भी आई थी। कुछ मधुर मादक प्रणय स्वप्न उन्होंने भी देखे थे, लेकिन वे सब इस काली बकसिया में बंद होकर रह गए। फूफा जी भी कई बरस हुए नहीं रहे। हाँ, रागिनी को याद आया कि वे तो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। अम्मा से ही उसे कांति बुआ की जब तब खबर मिलती रहती थी। बुआ की कोई संतान भी न थी। फूफा जी के न रहने के बाद उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूरी की और पीएचडी करके ससुराल के शहर के ही महाविद्यालय में व्याख्याता हो गई। रागिनी अंतर्द्वंद में उलझी थी कि पता नहीं बुआ को अपनी इस पुरानी पूंजी की याद भी है या नहीं। बहुत ऊहापोह सोच विचार के पश्चात उसने अम्मा की डायरी से बुआ का फोन नंबर ढूंढ निकाला। हेलो बुआ, मैं रागिनी, आपसे कुछ कहना था। आप कुछ दिन मेरे पास रहने आएंगी क्या? हाँ, मैं अम्मा वाले घर में ही आ गई हूं, एक सांस में बोल गई थी रागिनी। उस तरफ सन्नाटा था। कोई विशेष बात तो नहीं रागिनी? बुआ का कोमल किंतु गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। नहीं बुआ, कई बरस हो गए आपको देखे हुए। अम्मा के घर आकर आपकी याद हो आई। फिर यह घर आपका मायका भी तो है, आ जाइए तो अच्छा लगेगा। अम्मा के बाद आप ही तो हैं। रागिनी बड़ी चतुराई से बात छिपा ले गई। रागिनी के आमंत्रण पर 2 दिन बाद ही कांति आ गई थी। कितने बरस बाद देखा था उसने बुआ को, लेकिन उनको मानो उम्र छूकर निकल गई थी। न हाथ में चूड़ियां, न माथे पर चंदन का टीका। एक मर्दानी घड़ी और काले बॉर्डर की बादामी साड़ी में बुआ बेहद सौम्य लग रही थी। माथे की नन्ही काली बिंदी कितनी सुंदर लग रही थी उन पर। एक मधुर, शांत, स्निग्ध चितवन और संयमित सी मुस्कान। कितनी स्थिरता आ गई थी कांति बुआ के संपूर्ण व्यक्तित्व में। रागिनी कुछ पल उन्हें निहारती ही रही कि कांति ने उसे खींचकर गले लगा लिया। क्या देख रही है रागिनी? बहुत बदल गई है क्या तेरी बुआ? वह हंस पड़ी और उसका वही मोहक गजदंत रागिनी ने देख लिया, जिसके लिए वह बचपन में दीवानी रहती थी। बुआ के गले लगकर उसकी आंखें भर आई थीं। उनका हाथ पकड़कर वह उन्हें घर के अंदर खींच लाई। इस समय पूरे घर में सन्नाटा था। रागिनी के पति दफ्तर के काम से टूर पर बाहर गए थे और बच्चे कुछ दिन के लिए दादी के पास। खाने से निबटने के बाद अम्मा वाले कमरे में बुआ भतीजी साथ लेटी तो कितनी ही स्मृतियां दोनों के मन मस्तिष्क में साथ साथ तैर गईं। भाभी के बिना यह घर कितना सूना सन्नाटा लगता है रागिनी। वैसे तूने इसे इतना बदल दिया है कि पुराना कुछ याद ही नहीं आ रहा। अगर छत पर भाभी के लगाए पौधे न होते और आंगन में तुलसी का चौरा न होता तो लगता किसी और के घर आ गई हूं। कांति आराम कुर्सी पर अधलेटी सी थी। फिर भी एक खुशबू। बहुत अच्छा किया रागिनी जो तूने इस घर को फिर से बसा दिया। कांति ने आंखें मूंद ली थी। माथे पर हल्की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। शायद वे किसी सोच में डूब गई थीं। बुआ, तुम्हारा कुछ और भी तो इस घर में छूट गया है, याद नहीं पड़ता क्या? रागिनी धीरे से बोली। मैं तो पूरी की पूरी यहीं छूट गई थी।
इस घर से गई ही कहाँ थी मैं। बरसों बरस से इसी घर के बंद द्वार से सटकर, कभी बारिश में भीगी, कभी सर्दी में कापी, कभी गर्मी में तपती रही कि शायद कोई द्वार खोल दे, मुझे बुला ले। पर किसी ने कभी बुलाया ही नहीं। आती कैसे? आज तूने बुलाया तो मैं आई। कांति रुआसी डूबी सी आवाज में बोल रही थी। इस घर में ब्याह के बाद एक बार जग दिखावे के लिए मैं आई अवश्य, लेकिन भैया भाभी और अम्मा की आंखों में अपने लिए भागो भागो, जल्दी जाओ इस घर से वाले भाव मैंने पढ़ लिए थे। आना बहुत कम हो गया था मेरा। धीरे धीरे समय के साथ इस घर ने कितने सुख दुख झेले, लेकिन मैं एक बार जो पराई हुई तो फिर इस घर ने दोबारा मुझे नहीं अपनाया। अम्मा के न रहने पर अंतिम बार जो मैं इस घर से गई तो दोबारा पलट कर नहीं आई। मन पक्का कर लिया था मैंने। कांति उदास हो आई थी। जानेगी नहीं रागिनी कि मैंने मायके की दहलीज पर आना क्यों छोड़ दिया था। नहीं बुआ, मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पूछना। बस तुम्हारी अमानत, तुम्हारी पूंजी तुम्हें सौंप देनी है। रागिनी उतावली सी कह गई। यह भी नहीं सोचा कि कांति बुआ के मन में कितनी उथल पुथल मची होगी। मुझे पता है तूने कोने वाली अलमारी खोली होगी। शायद काली बकसिया खोलकर मेरे वो प्रेम पत्र भी पढ़े होंगे जो मेरे सिवाय किसी ने कभी नहीं पढ़े। रागिनी मूर्खों की तरह बुआ का मुंह देख रही थी। अब इतने बरस बाद इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है कि मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था। कांति की बंद आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके आंचल पर गिरकर अदृश्य हो गई। अकील कौन था बुआ? नाम सुनकर कांति ने भीगी हुई पलकें खोल दी। क्या करेगी जानकर? तू भी अपनी बुआ से घृणा ही करने लगेगी। वह मेरे जीवन का एक भयानक दुस्वप्न था। मेरे घाव को मत कुरेद रागिनी, बड़ी टीस उठती है। नहीं बुआ, मेरा विश्वास करो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है कहो, मन हल्का हो जाएगा। कांति बेहद कश्मकश में थी। एक अंधड़ सा चल रहा था उसके मन में। पलकें मूंदते ही उसकी आंखों के सामने आता है एक रोती बिलखती, दया की भीख मांगती, चीखती और चिल्लाती लड़की का चेहरा। और एक बार फिर कांति उसी तरह पसीना पसीना हो गई जैसे उस दिन हो गई थी। तब कांति बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। गर्ल्स कॉलेज से यहाँ का माहौल भिन्न था। यहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। अकील फाइनल ईयर का छात्र था। उसे कांति पहली ही दृष्टि में भा गई थी। किंतु कांति इशारों फिक्रों की तलबगार लड़की नहीं थी। उसके दृढ़ चरित्र का तेज उसके चेहरे पर दमकता था। पहले तो इजहार इकरार के संबंधों की भी गुंजाइश नहीं निकल सकी, लिहाजा यह चाहत एक तरफा मामला बनकर ही रह गई। कांति और अकील के मजहब अलग थे। रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान कुछ भी तो नहीं मिलता था। सो आरंभ में ऐसा लगा कि उसकी राहें बिल्कुल अलग थीं। लेकिन शायद कांति के भगवान और अकील के खुदा ने उनकी हिम्मत में कुछ अलग ही लिख रखा था। किसी दिन रिक्शा में बैठी कांति का दुपट्टा शायद पहिए में फंसकर उसका गला ही दबा देता कि ऐन मौके पर अकील ने पता नहीं किस तरकीब से कांति को रिक्शे से खींच लिया। सांसें रुक सी गई थी कांति की। रिक्शे वाले को पैसे देकर विदा किया अकील ने और घबराई हाफती कांति के लिए भागकर मौसम्मी का जूस ले आया। यहीं से आरंभ हुआ उस प्रणय गाथा का प्रथम अध्याय। कांति दीवानी हो गई थी अकील के लिए। अकील मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जब अकील ने उस पर दबाव डालना आरंभ किया कि घर में वह अपने और अकील के ब्याह की बात करे, तब कांति बौरा ही गई थी। पिता तुल्य बड़े भाई से वह तर्क पर तर्क किए जा रही थी। आज भी कांति उस क्षण को याद करती है तो कितनी ग्लानि, कितनी शर्म महसूस होती है उसे। भैया के सम्मुख वह अड़ ही गई थी। मैं तो उसी के साथ ब्याह करूंगी भैया, चाहे आप कुछ भी कहो। वह मुझे बेहद खुश रखेगा। कल को वह बहुत बड़ा सर्जन बनेगा तो आप ही कहेंगे मेरा चयन बेजोड़ था। मूर्ख कांति की समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस लड़के का अभी तक मेडिकल में चयन ही नहीं हुआ और कोई गारंटी भी नहीं कि हो ही जाए, उसके उज्जवल भविष्य का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है। कांति की जिद पर भैया अकील के घर भी हो आए, लेकिन उनकी अनुभवी दृष्टि ने एक बार में ही अकील और उसके घरवालों की खोटी नीयत को भांप लिया था। बेहद कड़ाई के साथ कांति की पढ़ाई रोक दी गई
विद्रोह करने का साहस उसमें नहीं था। कांति के लिए रिश्ते खोजे जाने लगे। इन्हीं रिश्तों में से कैप्टन प्रभाकर का रिश्ता सर्वथा सुयोग्य नजर आया और अच्छा मुहूर्त देखकर कांति और प्रभाकर की सगाई हो गई। सगाई का पूरा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब अपनी उंगली में सगाई की अंगूठी देखी, तब कांति को एहसास हुआ कि अब उसका जीवन किसी और के नाम का हो चुका है। तड़प उठी थी वह। उधर अकील को बाजी पलटती दिखाई दी तो वह बौखला सा गया था। उसे लगा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से निकल गई। उसके कुछ अजीज दोस्तों से उसकी तड़प देखी नहीं गई। परिणाम स्वरूप एक घिनौने कृत्य को अंजाम देने का निर्णय लिया गया। एक भयानक धोखे की नींव रखी गई। कांति को एक पर्ची फेंककर अकील ने अंतिम मुलाकात के लिए बुलाया। संभवतः कुछ शिकवे शिकायतें, कुछ मिलन बिछोह अथवा कुछ कही अनकही बातें कहने के लिए। बावरी कांति भाभी से झूठ बोलकर सहेली से मिलने का बहाना करके घर से निकल पड़ी। घरवालों का विश्वास तोड़ने वाली कांति की नियति में तो ईश्वर ने कुछ और ही लिख रखा था। अकील और उसके दोस्तों ने मिलकर कांति को सबक सिखाने की ठान रखी थी। बीते दिनों का चित्रपट वर्तमान में बैठी कांति की आंखों में आकार रूप लेने लगा। प्रणय के मद में डूबी कांति उस सुनसान वीराने में अकील से मिलने जा पहुंची थी। कितने विश्वास के साथ, लेकिन वहां तो अकील के साथ शौकत, रमेश और विक्रम भी थे। शायद उन सभी का उद्देश्य इतना बुरा न था। वे स्वयं भी घबराए हुए थे, किंतु डरी हुई कांति को देखकर उनका साहस कुछ और बढ़ गया। अकील ने कांति पर बेवफाई का इल्जाम लगाते हुए जब घड़ियाली आंसू बहाने शुरू किए, तो आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल निकला और इस सिलसिले का अंत एक भयानक विवेकहीन कृत्य के साथ हुआ, जिसकी आंधी कांति को झिंझोड़कर गुजर गई। कांति संज्ञा शून्य होकर गिर गई थी। उसके बाद अंधकार, सिर्फ अंधकार, क्योंकि चेतना लौटने के बाद भी जो खो गया था वह सब कुछ लौटाया नहीं जा सकता था। शौकत, रमेश और विक्रम तो भाग खड़े हुए। अकील न जाने किस लिए रुक गया। घायल कांति को होश में लाकर बाइक पर बिठाया और मशीन की तरह ठेलकर उसे घर तक पहुंचा दिया। उफ, कितनी भयानक कहानी थी बुआ की। रागिनी के उस ठंड में भी पसीना छूट गया। कांति धीरे धीरे कह रही थी, मेरी इस कलंक कथा का अध्याय घर में पता चला तो सबके पैरों तले जमीन सरक गई थी। लेकिन समझदारी इसी में थी कि इस बात को दबा दिया जाए। बड़ी जीवट वाली थी मैं, जो अपने तन मन पर हुए इस अत्याचार को झेल गई। कुछ महीने बाद कैप्टन बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आए और मैं उनकी ब्याहता बनकर इस घर से विदा हो गई। विदा के समय अम्मा ने यही कहा कि बिट्टो, तेरे मायके की इज्जत अब तेरे हाथ में है। अभी हमें और भी बेटियां ब्याहनी हैं। यह घर आज तेरे लिए पराया हुआ। अम्मा की यही बात मैंने गांठ बांध ली। अब तो समय के रेले में बिछड़े सब लोग पता नहीं कहाँ निकल चुके होंगे। बुआ, कुछ दिन तो रुकोगी ना? रागिनी ने बड़े स्नेह के साथ कांति का हाथ सहलाया। हाँ रे, इतने बरस बाद मायके आई हूं। कई सुख दुख साझे करने हैं, कई हिसाब किताब निपटाने हैं। कांति एक फीकी हंसी हंस पड़ी। जाने कैसी बेचैनी थी उसके मन में। ऐसा लग रहा था कि यहाँ इस शहर में कोई बरसों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, बुला रहा है। पहले कभी उसे ऐसा नहीं लगा था। अगली सुबह कांति अकेले ही निकल पड़ी। आज उसने सोच रखा था कि शहर की गलियों, सड़कों और बाजारों को घूमते हुए अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी हो ही आएगी। रिक्शा में चलते हुए कितने ही पुराने पहचाने घर, दुकानें, सड़कें दिखी। रिक्शे वालों को रास्ता बताते बताते जाने कब वह उसी परिचित घर के सामने दरवाजे पर ही आ खड़ी हुई, जहां बरसों पहले उसने ब्याह कर आने का सपना देखा था। अरे हाँ, यह तो अकील का घर था। कांति को थोड़ी झिझक और संकोच महसूस हुआ। उस घर के आसपास नई इमारतें खड़ी हो गई थीं, जिनके बीच में वह बेहद फीका और बदरंग लग रहा था। कुछ संतुलित होकर कांति ने द्वार खटखटाया। भीतर सन्नाटा था। इतने में कुछ खड़का और सावली सी एक किशोरी ने द्वार खोल दिया। अकील है क्या? हकलाते हुए कांति ने पूछा। आइए। उसने कांति को रास्ता दिया। दीवारों से झरते चूने से अपनी साड़ी बचाते हुए वह भीतर आ गई। अंदर एक पुरानी सी व्हील चेयर रखी थी और उसी के बगल में एक झिलंगी सी खटिया पर एक पुरुष लेटा हुआ था, जो कांति को देखकर उठने का उपक्रम करने लगा। कांति सुन्न सी हो गई थी। ओह,
यह तो अकील है। कभी इसी इंसान के प्यार में दीवानी होकर वह डोली थी। इसी ने उसका सर्वनाश किया था। कांति के अधर व्यंग से टेढ़े हो गए। वह अपने प्रभु का न्याय देख रही थी। आज उसने अपने सामने एक कृशकाय वृद्ध को देखा, जिसका तन फालिज से निष्प्राण था। पूरे शरीर पर सफेद दाग वाली बीमारी फैल गई थी। कांति सकते किसी हालत में स्तब्ध सी खड़ी थी। आप कौन हैं? उस किशोरी ने पूछा। मैं कांति, इनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सूखते गले से कांति बड़ी कठिनाई से बोल पाई। इतने में उठने और कुछ बोलने के प्रयास में अकील खटिया से लुढ़क कर गिर पड़ा। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्यों आ गई। मैं चलती हूं। वह मानो स्वयं से ही बड़बड़ा रही थी। तभी बाहर से उसी की उम्र की एक महिला अंदर आई। शिरीन, अब्बू को खाना खिला दिया था? हाँ अम्मी, इनसे मिलो, पता नहीं कौन है, अब्बू इन्हें जानते हैं शायद। उस महिला ने कांति को बड़े ध्यान से देखा। आप कांति तो नहीं? हाँ, लेकिन आपने मुझे कैसे जाना? और आप कौन? आदाब, मैं नुसरत, अकील की बीवी। बेहद शाइस्ता दिखने वाली उस महिला ने नर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। आपकी तस्वीर देखी थी मैंने। अकील मुझे आपके बारे में सभी कुछ बता चुके हैं। सभी कुछ? कांति के कान गर्म हो गए। अकील लटपटाती जबान से बार बार बोलने का प्रयास कर रहा था, उठना चाह रहा था। उसकी ऐसी असहाय अवस्था थी कि कांति का मन दहल गया। नुसरत कांति को बाहर बरामदे में ले आई। कांति जी, आप शायद ऊपर वाले की मर्जी से ही यहाँ आई हैं। हम लोग न जाने कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। पछतावे की आग में मेरे शौहर तिल तिल कर मर रहे हैं। मेरा इंतजार? मगर किस लिए? आप पर क्या बीती होगी उस वक्त शायद मैं महसूस ही न कर पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप उन्हें माफ कर देंगी तो शायद ऊपर वाला इनके शरीर की इस भयानक तकलीफ से उनको निजात दिला देगा। कांति कांप उठी। कैसी औरत है यह, खुदा से अपने शौहर को उठा लेने की दुआ कर रही है। जो तकलीफ अकील झेल रहे हैं, इससे बेहतर है कि खुदा उन्हें उठा ले। शायद यही आपकी बद्दुआ का असर है, जिसकी मार हम पर पड़ी। खुदा के वास्ते उन्हें माफ कर दीजिए। नुसरत रो रही थी। मैंने तो किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी। कांति बदहवासी की हालत में उस घर से बाहर निकल आई। कैसे घर पहुंची उसे याद नहीं। घर लौटकर वह तीव्र ज्वर की चपेट में आ गई। ज्वर की बेहोशी में भी वह बड़बड़ाती ही रही। 4 दिन बाद जब ज्वर हल्का हुआ और उसने आंखें खोली तो देखा रागिनी उसके सिरहाने बैठी थी। बुआ, क्या हुआ था तुमको? कहाँ गई थी? किसकी बद्दुआ की बात कर रही थी? वह परेशान थी। कुछ नहीं रागिनी, मैं ठीक हूं। जरा काली बकसिया तो लाना। बुआ, तनिक सब्र करो, ठीक हो जाना तब साथ लेती जाना। रागिनी हंसकर बोल पड़ी। नहीं री, ले नहीं जाना। इसे हटा देना है घर से। मनहूस चीजें बाल बच्चों वाले घर में नहीं रखी जाती। उसी शाम रागिनी और कांति गोमती के किनारे गए। सारे खत अकील की तस्वीर, डायरी और सूखे फूलों को कांति ने अपने हाथों से फूंक दिया। काली बकसिया गोमती में बहाने चली तो रागिनी मचल गई। बुआ, इसकी बनावट कितनी सुंदर है। यह तो अपने घर की है, मत बहाओ इसे। नहीं, अपवित्र वस्तु को इतने बरस संजो कर रखा इसने, तो यह भी उतनी ही मनहूस हो गई ना। कहते हुए कांति ने उस बकसिया को उछाल दिया। वह बीच धार में गहरे जा गिरी। लौटते हुए कांति का मन बेहद शांत था। यह सच था कि वह अकील को कभी क्षमा नहीं कर सकी थी, लेकिन उसने अकील को कभी बद्दुआ भी नहीं दी थी। आज इतने बरसों बाद अकील को देखकर कांति को लगा कि यह वही अकील है, लेकिन फिर भी यह अकील वह नहीं था। आज की कांति ने कल के अकील के सारे गुनाह बख्श दिए थे। पता नहीं अकील को उसकी तकलीफ से कब छुटकारा मिलेगा, किंतु कांति ने उसे माफ कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी काली बकसिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।